मैं संदीप कुमार, शिक्षा शास्त्र विषय विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र का जो प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध के बारे में बताया था। ठीक है, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां है। इसके बारे में हम जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की कौन कौन सी अध्ययन विधियां हैं। इस अध्ययन विधियों के माध्यम से शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, एक व्यक्ति के व्यवहारों का अवलोकन करता है या उसका निरीक्षण करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः 3 विधियां बताई गई हैं, जिसमें पहला है निरीक्षण विधि, दूसरा है प्रयोगात्मक विधि और तीसरा है विवरणात्मक। ठीक है, और ये जितने भी विधियां बताई गई हैं इनकी भी अलग अलग शाखाएं हैं जिन विधियों के बारे में हमें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जानना है। आपको पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति के शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है और शैक्षिक परिस्थितियों के अध्ययन करने में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना आवश्यक है। और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना है तो अनेक प्रकार की विधियां हैं जिसके माध्यम से हम एक व्यक्ति के शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन कर सकते हैं। जो आपका पहला विधि दिया है जिसे हम निरीक्षण विधि के नाम से जानते हैं, इसकी मुख्यतः 2 शाखाएं हैं, जिनमें पहला है अंतःदर्शन विधि और जो दूसरा है वो बहिर्दर्शन विधि। हम एक एक दर्शन विधि के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं अंतःदर्शन विधि के बारे में। अंतःदर्शन विधि के जो प्रतिपादक हैं वह विलियम वुंट हैं और इनके जो शिष्य हैं उनका नाम इचनर है। ये दोनों लोग मिलकर इस विधि का प्रतिपादन किया है। विलियम वुंट जर्मनी के रहने वाले हैं और इनके द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण 1879 ईस्वी में किया गया था, जिस प्रयोगशाला में अंतःदर्शन विधि के माध्यम से प्रयोग किया जाता था। अंतःदर्शन विधि क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। अंतःदर्शन एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने खुद का स्व का अवलोकन निरीक्षण कर सकता है, जिसके द्वारा वो अपने अंदर की कमियां अच्छाइयों को जान सकता है और उस प्रकार की कमियों और अच्छाइयों में जो भी परिवर्तन होने वाले रहते हैं उसको परिवर्तन कर सकता है। यानी कि अंतःदर्शन एक ऐसी विधि है जिस विधि के माध्यम से हम अपने आप का स्व का क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं। इस विधि को अंतःदर्शन विधि के नाम से जानते हैं। उसके बाद से हमारा जो दूसरा विधि है वह विधि है बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि। अब हम बहिर्दर्शन विधि के बारे में पढ़ते हैं। बहिर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है जेपी वाटसन और ये कहाँ के निवासी हैं, अमेरिका के निवासी हैं। इनके द्वारा व्यवहारवाद संप्रदाय का निर्माण किया गया है और मनोविज्ञान को इन्होंने व्यवहार का विज्ञान माना है। ठीक है, इनके द्वारा माना गया है कि इस दर्शन विधि के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का हमें अध्ययन करना है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एक्टिविटियों को, क्रियाकलापों को, उनके बाह्य एक्टिविटियों को देखकर उसका निरीक्षण, अवलोकन या परीक्षण कर सकता है। यानी कि बहिर्दर्शन एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम व्यक्ति के बाह्य एक्टिविटियों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति का अवलोकन, निरीक्षण या परीक्षण कर सकते हैं। उसे हम बहिर्दर्शन विधि के नाम से जानते हैं। इसके बाद से हमारा जो अगला विधि है वह हमारा अगला विधि है प्रयोगात्मक विधि। कौन सी विधि है, प्रयोगात्मक विधि। अब प्रयोगात्मक विधि को अभी हम कुछ टाइम के बाद पढ़ते हैं क्योंकि इसके जो सोपान है उसके नेक्स्ट स्लाइड में है और इसके सोपान के आधार पर हम इसको जान सकते हैं। संक्षिप्त में इसको बताते हैं कि ये जो विधि है यह विधि पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है और इसके जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। इनके द्वारा यह विधि का प्रतिपादन किया गया है और इस विधि का जो नियम है वह एकल चर नियम पर आधारित है और उसी नियम के आधार पर पूर्णतः व्यक्ति का प्रयोग, व्यक्ति के व्यवहारों को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से हम आपका अगले जो विधियां हैं इन विधियों के बारे में बताते हैं। अगला है विवरणात्मक विधि। मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हम विवरणात्मक विधियों के माध्यम से उस व्यक्ति का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उस बालक का अध्ययन करते हैं। और विवरणात्मक विधियां की अनेक प्रकार की शाखाएं हैं जिन शाखाओं के आधार पर हम व्यक्ति के संपूर्ण विवरण को जानते हैं, जिसमें पहला है जीवन इतिहास विधि। पहला क्या, जीवन इतिहास विधि। अब जीवन इतिहास विधि के माध्यम से हम एक व्यक्ति के बारे में कैसे जान सकते हैं कि जैसे कोई भी एक व्यक्ति है उसके व्यवहारों का हमें अध्ययन करना है तो उसके संपूर्ण वंशज को हमें जानना है। ठीक है, जिसके माध्यम से हम उसके परिवार के अनेक सदस्यों को
जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित गुण है, उन गुणों को, उनके अच्छाइयों को, उनके कमियों को, या हम उनके अंदर शिक्षा के जो स्तर है या उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, अतः हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के जो भी गुण विशेषता, या हम कह सकते हैं कि जो भी कमियां हैं, इन सभी कमियों का हम क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति के पारिवारिक इतिहास के आधार पर हम उसका निरीक्षण या अवलोकन कर सकते हैं। और ये जो निरीक्षण या अवलोकन जो करते हैं वो जीवन इतिहास विधि के अंतर्गत आता है। अगला है विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से बालक के संपूर्ण अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और इन अवस्थाओं का किस प्रकार से विकास होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था, बाल्य, किशोरा, प्रौढ़ा, इनमें विकास की गतियां कैसी है, विकास की दरें किस प्रकार से हैं, किन पक्षों का कितने स्तर तक विकास होता है, इन सबका हम अध्ययन विकासात्मक विधि के अंतर्गत करते हैं। अगला है तुलनात्मक विधि। जैसे हम क्या करते हैं कि कोई भी संसार में दो व्यक्ति एक जैसे नहीं है। मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है और यह एक दूसरा व्यक्ति है, यह दोनों क्या एक जैसे नहीं है। अगर जो हम किसी भी रूप में देखें, चाहे वो रंग, रूप, आकार, या हम कह सकते हैं कि उसकी बौद्धिक क्षमता या रुचि, योग्यता, ये सभी चीजें अगर जो हम किसी भी रूप में हम उनका क्या करें, तुलना करें, तो कोई भी दो प्राणी एक जैसा नहीं हो सकता। अतः हम कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों का हम तुलनात्मक विधि से उनके व्यवहारों का अध्ययन कर सकते हैं और उनकी आवश्यकताओं को जान सकते हैं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है। अगला है मनोविश्लेषणात्मक विधि। इस विधि के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड वियना के रहने वाले हैं, जो ऑस्ट्रिया के समीप है। यह एक मनोचिकित्सक है जिनके द्वारा पागलों का इलाज किया जाता है और हिस्ट्रिया के मरीज का भी इनके द्वारा इलाज किया जाता है। और ये जो सिगमंड फ्रायड है, इन्होंने माना कि किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर का हमें क्या ऑब्जर्वेशन करना है तो सबसे पहले उसके मन का ऑब्जर्वेशन करना आवश्यक है। और इनके द्वारा व्यक्तित्व के भी मुख्यतः तीन प्रकार बताए गए हैं। जो पहला है इदम, दूसरा है अहम, तीसरा है पराहम। उसी प्रकार से इनके द्वारा मन का भी तीन प्रकार बताया गया है। पहला जो है अचेतन, दूसरा जो है अर्धचेतन और तीसरा जो है चेतन। इस तरह से इनके द्वारा जो अचेतन मन है इसकी प्रतिशतता 90% बताई गई है और चेतन मन की प्रतिशतता 10% बताई गई है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना है तो उसके अचेतन मन का हम अध्ययन करके उनके जो भी मन में अतिरिक्त इच्छाएं हैं, जिन कारणों के आधार पर उस व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आए हैं, हम सब का निरीक्षण इस मन के द्वारा कर सकते हैं। और ये जो विधि कहलाती है मनोविश्लेषणात्मक विधि कहलाती है। ठीक है। अगला जो विधि है वो है नैदानिक विधि। नैदानिक विधि का तात्पर्य होता है निदान से, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या में पड़ा है, उस समस्या को दूर करने के लिए जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं उस विधि को नैदानिक विधि के नाम से जानते हैं। अगला जो विधि है वह समाजमितिक विधि है। समाजमितिक विधि के अंतर्गत बालक के सामाजिक परिस्थितियों के, व्यक्ति के सामाजिक परिस्थितियों के, सामाजिक रूल रेगुलेशन के हम कह सकते हैं कि जो भी कल्चर है उनका हम अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और वो जो विधि होती है वह समाजमितिक विधि कहलाती है। उसी प्रकार से अगला जो विधि है वो है सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण विधि के माध्यम से हम क्या करते हैं, व्यक्ति के आसपास के जो भी परिवेश है उस परिवेश के आधार पे हम उस व्यक्ति के बारे में अनेक प्रकार की डाटा एकत्रित करते हैं, आंकड़े एकत्रित करते हैं, जिसके माध्यम से उस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से हमारा है सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि एक ऐसी विधि है जिसे वैज्ञानिक विधि के रूप में भी माना गया है और इस विधि के माध्यम से बालकों के व्यवहारों का अध्ययन करने का आसान विधि भी बताया गया है, क्योंकि इस विधि के माध्यम से बालक के अनेक प्रकार के डाटाओं को एकत्रित किया जाता है और उन डाटाओं को क्या किया जाता है, उन डाटाओं का अध्ययन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है और उस डाटा के आधार पर उस व्यक्ति के व्यवहारों को जाना जाता है। ऐसे विधि को हम सांख्यिकी विधि के नाम से जानते हैं। अगला है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकन करने वाला जो व्यक्ति होता है वह आमने सामने होता है, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आमने सामने होकर उसके व्यवहारों का अध्ययन करता है। ऐसे विधि को हम साक्षात्कार विधि के नाम से जानते हैं। अगला जो विधि है वो प्रश्नावली विधि है। प्रश्नावली विधि का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का हमें अध्ययन करना तो उस व्यक्ति के द्वारा या उस व्यक्ति से हमारे द्वारा कुछ प्रश्न किए जाए, जिस प्रश्न के उत्तर के आधार पर हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व या व्यवहार के बारे में जान सकते हैं। अगला है मनोमापन। मनोमापन के अंतर्गत
बालक की बुद्धि, बौद्धिक क्षमता, उसकी व्यक्तित्व या अनेक प्रकार के जो संदेह मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के अंतर्गत पाई जाती हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं। और इस प्रकार के अध्ययन करने की जो विधि मानी जाती है उसे हम मनोमापन विधि के नाम से जानते हैं। उसके बाद से जो हमारा अगला विधि आता है उस विधि को हम प्रक्षेपण विधि के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आपको बताते हैं। इस चैप्टर की दृष्टि से ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट विधि मानी जाती है, ठीक है, जिस विधि को हम प्रक्षेपण विधि के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रक्षेपण विधि के माध्यम से हम क्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को हम प्रक्षेपित करके उनके व्यवहार के बारे में हम जानते हैं। और इसको जानने के लिए मुख्यतः 3 प्रकार बताया गया है, जो 3 प्रकार में आते हैं। पहला एक आता है IBT परीक्षण, जिसे हम स्याही धब्बा परीक्षण के नाम से जानते हैं। दूसरा है TAT परीक्षण, ठीक है, जिसे हम प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के नाम से जानते हैं। अगला है CAT बुद्धि परीक्षण। इन 3 प्रकार के बुद्धि परीक्षण के माध्यम से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। जो IBT व्यक्तित्व परीक्षण है, इस व्यक्तित्व परीक्षण के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है हर्मन रोड्स था। और इस विधि का इन्होंने निर्माण 1921 ईस्वी में किया था। इसमें इन्होंने कुल 10 कार्ड बताए थे, जिसमें 2 कार्ड लाल और सफेद, 3 कार्ड लाल, सफेद और काला, और 5 ऐसे कार्ड बताए थे जो रंगीन बताए थे। जिन कार्डों को दिखाकर बालक को उन कार्डों के बारे में प्रश्न पूछा जाता था कि इस कार्ड से आपको किस आकार की अभिलाषा हो रही है। जिस आकार को वह शब्द देते थे, जैसे कोई भी डायग्राम, ऐसे उस कार्ड को लेकर कलर वाइज बनाया जाता था कि मान लीजिए कि यहाँ पे काला है, यहाँ पे सफेद है, यहाँ पे लाल है, इस तरह करके बनाया जाता था। और उससे पूछा जाता था कि यह किस चीज का आकार है, तो जिस चीज का वो आकार बताता था उस आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता था। उसी रूप में जो अगला क्रम है TAT परीक्षण, जिसे हम प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के नाम से जानते हैं। इस परीक्षण के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है मूरे और मार्गन। इनके द्वारा कुल 31 कार्ड रखे गए, जिसके द्वारा बालकों के व्यवहारों का परीक्षण किया जाता था। अगला है CAT परीक्षण। इसमें 3 से 6 वर्ष के बालक होते थे और इनको 10 कार्ड इस परीक्षण में रखे गए और उन कार्डों के माध्यम से उनके व्यवहारों का अवलोकन किया जाता था, ठीक है। अब इसके बाद से हम अगला देखते हैं कि जो प्रयोगात्मक विधि था। प्रयोगात्मक विधि में हमने आपको अभी बताया कि जो प्रयोगात्मक विधि है, इसके जो प्रतिपादक है वो जॉन स्टूल आर्ट मिल है, ये इनके प्रतिपादक हैं। और ये जो विधि है पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? वैज्ञानिक विधि है। और ये जो नियम पर आधारित होती है वह एकल चर नियम पर आधारित होती है, ठीक है। इस विधि के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का प्रयोग के आधार पर हम उसका अवलोकन करते हैं। इसके मुख्यतः सोपान बताया गया है। पहला सोपान बताया गया अध्ययन समस्या, मतलब अगर किसी का भी हम अध्ययन करते हैं तो कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को देखते हैं, समस्याओं को क्या करते हैं, समस्याओं के आधार पर एक अलग परिकल्पना का निर्माण करते हैं। उस परिकल्पना को हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते समय हमें अनेक प्रकार के प्रतिदर्शों का चयन करना होता है और उस चयन के आधार पर भी हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग के द्वारा हमें कुछ प्राप्त प्रतिफल होते हैं जिसे हम परिणाम के रूप में जानते हैं। उस परिणाम को हम क्या करते हैं, पुनः विश्लेषित करते हैं। विश्लेषण के आधार पर हम देखते हैं कि उनमें कौन सी कमियां हैं। अगर जो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव की ओर होता है तो उस परिणाम को हम क्या करते हैं, अपने जीवन में सामान्यीकरण कर लेते हैं। अगर जो इस परिणाम के द्वारा निगेटिविटी आती है या हम कह सकते हैं कि हमारा परिणाम गलत आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसे एक सर्किल के आधार पर, जो आपको अगले स्लाइड में दिखाया जा रहा है कि इस सर्किल के आधार पर पुनः दोहराते रहते हैं जब तक हमारा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ जाता। तो इस तरह से हमारा ये सर्किल चलता रहता है। और इस सर्किल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, अगर जो हमारा परिणाम सही आया तो उसे हम अपने व्यवहार में ढाल लेते हैं। अगर जो वह परिणाम सही नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, उससे पुनः इसी सर्किल में दोहराते रहते हैं। इस तरह से इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम आप लोगों को बता रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह पहला क्वेश्चन है
अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो हमने आपको अभी बताया अंतर्दर्शन विधि के जो प्रतिपादक है विलियम वुंट है। बहिर्दर्शन विधि के जनक कौन है? तो जेपी वाटसन है। और विकासात्मक विधि के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें पिछले वीडियो में हमने अभी बताया था कि विकासात्मक विधि के जेनेटिक विधि के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है? तो मनोविश्लेषण विधि के जो जनक है वो है सिगमंड फ्रायड। उसी क्रम में अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रयोगात्मक विधि किस विधि पर किस नियम पर आधारित होती है? तो हमारा एकल चर नियम पर आधारित होती है। थैंक यू।